हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। नाजरीन, आज पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत अहम दिन था। आज सेनेट में हल्का बंदियों का बिल आखिर पास हो गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेनेट की होल कमेटी के सामने भी पेश हुए। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब एजाज अहसन साहब। सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि कुछ जो खबरें हैं वो बाहर आ गई हैं सेनेट में, जो आपकी मीटिंग हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के साथ, उसके अंदर है कि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने खड़े होकर पूछा कि धरने के पीछे कौन था। तो आगे से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अगर हम हैं तो फिर हम इस्तीफ़ा दे देंगे। कुछ ऐसी बातचीत हुई है? देखें, ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। बातें निकलें या मंसूब की जाएं एक ऐसी नशिस्त को जो कि इन कैमरा हुई है। तो मैं तो इनको तैयार ही नहीं हूँ। ना मुशाहिदुल्लाह खड़ा हुआ और ना कोई मतलब उसने ऐसी बात खड़े होकर की। तो अब ये निकाल देनी, इसको मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी गैर जिम्मेदारी है। जिसने कोई बात इस तरह की घड़ी है या जिसने ये खबर दी है या बनाई है। बहुत सारे मीडिया भी डेस्क जॉब्स चलाते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहेंगे वो। नहीं मिलेगा तो बना लेंगे। मगर हम बनाना नहीं चाहते। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो कि आपने जमहूरियत के लिए एक जद्दोजहद की है, आज का दिन जमहूरियत के लिए अच्छा दिन था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और पानी साहब ने जमहूरियत की गली दिखाई? अच्छा दिन था। और जमहूरियत की गली जो है वो डिपिक्ट करती है मिलिट्री रूल्स को, मार्शल लॉ के ज़मानों को। इनने वेरी डार्क, इन डार्क कलर्स, ब्लैक कलर्स। तो उसको पॉइंट आउट तो किया मैं जब साथ था। एतजाज़ साहब, दूसरी तरफ आपके जितने भी कॉलीग, बाबर साहब हैं, नसरीन जलील साहिबा हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं इस हवाले से कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो कहाँ जा रही है। ख़ास तौर पे जो सऊदी लेड अलायंस है उसके अंदर हमारे जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल राहील शरीफ, उनके क्या ख़द्दो-ख़ाल हैं, क्या कंडीशंस हैं। हाल ही में ईरान गए, वहाँ पे क्या बातचीत हुई? कुछ इस ब्रीफिंग के बाद आपको पता चला है कि क्या हो रहा है खित्ते में और हमारी जो आर्मी है वो लीड क्यों ले रही है और किन बातों पे ले रही है? पता लगा है, हमें यकीनन लगा है। और मकसद ही ये था कि जो आर्मी चीफ के टूर्स थे ईरान के और सऊदी अरेबिया के बारे में, उनके बारे में वो हमें ब्रीफ करें, और उन्होंने हमें ब्रीफ किया है। और मगर अब क्या ये वाजे हो गया है कि जी इस मुल्क के अंदर जो खारजा पॉलिसी है वो कौन चला रहा है? इस मुल्क के अंदर खारजा पॉलिसी बज़ाहिर तो इस ब्रीफिंग के अलावा भी जो नज़र आता है, और शायद यही कंफर्म हुआ है कि मिलजुल के सिविलियन लीडरशिप एंड विद एडवाइस फ्रॉम द आर्मी एंड द मिलिट्री, पर सिविलियन लीडरशिप ही चला रही है। बिलखुसूस जब से एक फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, तो तब से सिविलियन लीडरशिप ही इस मुल्क की खारजा पॉलिसी चला रही और है। ये बात मेरा इम्प्रेशन है जिसका इस ताल्लुक नहीं है। ठीक। दूसरी तरफ आज डीलिमिटेशन का बिल भी जो है वो यूनानिमसली पास हो गया। एतजाज़ साहब, क्या वजह थी कि इतनी देर लगी इस बिल को पास करने में? बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो और पसे पर्दा कोई गिव एंड टेक थी, कोई डील हो रही थी। देखिए, ये बिल पास हुआ पहले कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में हमने वोट डाला।
उस वक्त हुकूमत ने ये वादा किया हमसे, पर हमने वोट डाल दिया। वादा ये था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होगी, क्योंकि ये 4 सूबों का मसला है, ये एक CCI में मुश्तरका मुफाद की काउंसिल में जाना इसका लाजिम है। चूँकि बहुत सारे सवालात हैं, इसलिए एक पोस्ट और इन सारे फिगर्स का, और वो पोस्ट ऑडिट 5% रैंडम कंप्यूटर सिलेक्ट करे ब्लॉक्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने वादा कर दिया, हमने वोट डाल दिया कौमी असेंबली में, वो साथ ही गवर्नमेंट सेनेट में ले आई। हमने कहा भाई आपने कहा था कॉमन, तो वादा पूरा नहीं किया, वादा आपने पूरा नहीं किया। 30 दिन के अंदर अंदर ये पोस्ट ऑडिट के अंदर और तो इस वजह से हमने सेनेट में वोट डाल दिया। अच्छा, तो ये इम्प्रेशन बिल्कुल गलत था कि जरदारी साहब नहीं चाहते थे, आपने इसको रद्द किया। मगर मैं आपसे एक और सवाल करूंगी, आप सेनेट के अंदर हैं, बहुत सारे इस तरह के एक परसेप्शन थी कि हो सकता है कि सेनेट, ये एक खदशात जो थे जाहिर हो रहे थे, और स्पीकर कौमी असम्बली ने भी जब मुझे इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। आप तो एक मंजे हुए सियासतदान हैं, आप कैसे इस मामले को देखते हैं? क्या सेनेट इलेक्शन वक्त पर होंगे और क्या आम इंतखाबात भी वक्त पर होंगे? मेरा ख्याल में दोनों वक्त पे होंगे, अनलेस द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स टू होल्ड द इलेक्शन सूनर, क्योंकि ये स्वाबदीद तो वजीर आज़म की है। ज़रूर है, मगर वो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी जिसके तहत वो के पहले इलेक्शन कर ले? ये तो मुझे कोई पता नहीं है ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने की। ये तो कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है नहीं सर, कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इसीलिए क्योंकि हमारी ऐसा इकदाम नहीं हो रहा जिससे हम सेनेट के इलेक्शंस को सबवर्ट करें। अब जब इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम का कैंडिडेट कौन होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म का कैंडिडेट हो सकता है जरदारी साहब हो सकता है साहब हो सकता है कोई और हो, ये अभी फैसला नहीं हुआ मेरे ख्याल में। आप नून लीग की तरफ से क्या देखते हैं, क्योंकि अब बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो होंगे वो एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन के सामने आएंगे। नवाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर है नाअहल हो चुके हुए हैं, और मेरे ख्याल में वोट जो है वो नवाज शरीफ और मरियम का है, और मरियम ने जिस तरह की जारहाना पॉलिटिक्स की है पिछले 7-8 महीने, बल्कि साल सवा साल में, ज़्यादातर ट्वीट्स के ज़रिए, पर फिर भी एक हल्के में इलेक्शन भी लड़के, वो जो है वो इस वक्त चिपका हुआ है मरियम के साथ और नवाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ मेरा नहीं ख्याल उसको चैलेंज कर सकता उस वोट बैंक को, चाहे ऑरेंज ट्रेन बना ले, चाहे कुछ बना ले, चाहे कुछ कर ले, वो उस पे शैडो है एल्डर। और मेरे ख्याल में अगर नून लीग की तरफ से कोई हुआ कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप और इलेक्शन से निकले तो वो मरियम ही हो सकती है, अनलेस शी इज बिफोर दैट। अगर डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं वो, तो फिर मेरा ख्याल है कुलसूम नवाज शरीफ। वो तो बीमार हैं, वो बीमार है, बट ये उनकी रहेगा, फैमिली में ही रहेगा। मगर चौधरी साहब ये बताइए, फैमिली मीन्स नवाज शरीफ की फैमिली, नॉट द शरीफ फैमिली। ये आप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, वो भी लाहौर के रहने वाले हैं, और लाहौर शहर में कोई बात किसी से छुपती नहीं है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अफवाहें भी थीं कि जी दोनों बरादरान के दरमियान कुछ लड़ाई चल रही है, आपको भी ये महसूस होता? नवाज शरीफ का है, और अगर शहबाज शरीफ ने उस वोट बैंक को चैलेंज किया और लेने की कोशिश की, तो बहुत शहबाज शरीफ को भी नुकसान होगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत इंतशार और बहुत तकरीब पैदा हो जाएगी, क्योंकि वोट बैंक इस वक्त अब वो
न्यूयॉर्क टाइम्स यूं ही नहीं मरियम को 11th मोस्ट पावरफुल वुमन इन द वर्ल्ड बता रहा। She is the clear leader of the next election. वो अब मामे चाचे जो हैं वो तो कह रहे हैं कि जी आप मियाँ साहब जाने दें, कोई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर आपका ही होगा, चीफ मिनिस्टर आपका ही होगा, अडयाला जेल में आपकी बड़ी खिदमत करेंगे, आपको इसी तरह ही रखेंगे अडयाला जेल में जिस तरह आप जाती उम्रा में हो, तो कोई बात नहीं है, अपनी पार्टी को बचाएं। बट मियाँ नवाज एंड उसने तो ऐलान कर दिया है कि मैं मूवमेंट चलाऊंगा अगेंस्ट द जुडिशरी। दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैं जानने की कोशिश करूंगी कि उन्होंने जो ये ऐलान किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? आप तायरुल कादरी साहब के साथ सड़कों पे आएंगे, किस तरफ होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वो भी तायरुल कादरी साहब के साथ भी कुछ जाने की हमने कोई वादा ऐद तो नहीं किया, कुछ नहीं किया, उनके साथ सिंपथी है, उनके साथ बिल्कुल हमदर्दी है, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जबर हुआ है। मगर सेनेटर साहब ये बताइए कि इस केस के अंदर तो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इसकी जद में, अगर हुदैबिया पेपर मिल रिव्यू की तरफ जाता है, और मुझे मालूम है रिव्यू का स्कोप ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, तो उसके अंदर भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने तनकीद भी की है केस के ऊपर कि इसको हल्का लिया गया है, इसको रीओपन करना चाहिए था। हुदैबिया के बारे में तो देखें मेरी राय बड़ी क्लियर और वाज़ेह है, और मैं समझता हूँ अभी भी सुप्रीम तफसीली फैसला आना है, वो खाप अपील नैब की अपील को डिसमिस करे तकनीकी पॉइंट पे, पर एक वो ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं और उनको देनी चाहिए कि क्रिमिनल केस जारी इसकी ये जायदुल मियाद हो ही नहीं सकता। सो हाई कोर्ट किस तरह उसकी कह सकता है कि इसकी आप इन्वेस्टिगेशन ही ना करो, इंक्वायरी ना करो। सपोजिंग मर्डर हुआ हो, 20 साल बाद मर्डर पकड़ा जाए, तो वो कह सकता है कि जी 20 साल गुजर गए, ये जायदुल मियाद हो गया है। कहीं आपने सुना है अमेरिका में बरतानिया पकड़े जाते हैं 15 साल 20 साल बाद, और वो उनका ट्रायल होता है, वो नहीं कह सकते कि जायदुल मियाद हो गया। सेनेटर साहब, अगर ये रिव्यू में चला जाता है, चूंकि नैब सोच रही है कि इसको रिव्यू में लेके जाएं, तो आप यू आर एन एक्सपर्ट ऑन दिस, आप समझते हैं कि इससे बरक्स एक फैसला आ सकता है, क्योंकि बाकी वकील कहते हैं जी स्कोप, मगर मेरे ख्याल में ये रिव्यू के स्कोप में आ जाता है। मेरे ख्याल में शायद तफसीली ऑर्डर में ये जजेस की स्वाबदीद है, वो कहे पिटीशन तो हम डिसमिस कर रहे हैं क्योंकि आपकी पिटीशन जायदुल मियाद है, पर आपको पिटीशन करनी नहीं थी। जो 5 जजेस के ने भी फैसला किया कि आप रिव्यू करें, हो सकता है ये जज जब तफसीली ऑर्डर लिखें पिटीशन डिसमिस्ड है क्योंकि जायदुल मियाद है, पर आपको नैब वालों पिटीशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट करो। इसके पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आना बहुत ज़रूरी था। इधर हमने छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रहे हैं स्पॉटलाइट, और हमारे साथ हैं इस वक्त सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ साहब, अब खान तरीन साहब का और इमरान खान साहब का भी सामने आ गया है, उसके ऊपर आपके जितने भी बाकी वकला हैं जिन्होंने जद्दोजहद की थी जुडिशरी के लिए, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 184(3) के तहत इनमें से किसी भी केसेस को लेना नहीं चाहिए था, और 62-63 को इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जितना कि वो कर रहे हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? एक तो 184(3) को इस तरह दो धारी और तेज़ तलवार के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए अपील का हक होना चाहिए। तीसरा, 62 के जो क्लॉजेज हैं ये ज़रा वेग हैं एंड दे आर ओपन टू ए रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब इसके बारे में आपकी दिलचस्पी के लिए, आपकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूं कि हमने मियाँ नवाज शरीफ को परसुएड करने की बड़ी कोशिश की कि ये इस पे हम आईनी तरमीम कर लें, अपील भी डाल दें। वो नहीं माने। वो समझते थे कि 62-63 जो है ये लगेगा, 62(1)(f) ये लगेगा तो पीपल्स पार्टी पे लगेगा, इन पे लगेगा, मेरे पे कहाँ से कब कैसे लग सकता है। वो उनके ज़हन में थी कि ये हंसते होंगे हम पे उस वक्त
कि ये आ गए 62 को हटाने के लिए, क्योंकि इनको अपनी जान खतरे में लगती है, इन पे ही लगेगी। वो लग गई मियां नवाज शरीफ पे। हम इसके कोई इस पे खुश नहीं है। मगर देखिए, चूंकि आप सियासतदान भी हैं, आप एक बहुत ही जिसे कहते हैं मकबूल वकील भी हैं पाकिस्तान के, तो अब ये मामला इस तरफ आ गया है कि हमें अदालतें बताती हैं कि मोरालिटी क्या चीज़ है, या मौलवी साहब बताते हैं क्या चीज़ है जो हम अपने माँ बाप से सीखते आए हैं। ये मामला किस तरफ जा रहा है एतजाज़ साहब? नहीं, वो देखिए लोग है मौलवी का, उनके बारे में तो अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि वाय वाय, और ये जिस तरह धरने हुए और जिस तरह उनमें तकरीरें हुई, और बहुत सारी तकरीरें तो ऐसी हुई कि जो अपने ख़ानदान वालों के साथ बैठ के सुन भी नहीं सकते। इकबाल ने कहा, वाइज़ों में वो तकब्बुर के इलाही तौबा, अपनी हर बात को, अपनी हर बात को आवाज़ खुदा वे लिल्लाह के पर्दे में अदावत ज़ाती, दीन की आड़ में क्या करते हैं क्या कहते हैं, और तेरे बंदों का जो ये हाल है शाफ़ाए हश्र, मेरे जैसों को तो क्या जानिए क्या कहते हैं। तो और जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि असल बहस एकदम भड़की फिर चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब की तकरीर से। अब वो तकरीर मैं तो समझता हूँ अव्वल तो उनको करनी नहीं चाहिए थी, पर क्योंकि साकिब निसार किसी को अगर चोट भी मारनी हो तो वो फूल फेंकते हैं, वो लगता है वो। तो फिर क्या हुआ जी साकिब निसार साहब? मेरा ख्याल है बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, और फ्रस्ट्रेट हुए इस वजह से कि फिर मुतजाद फैसले आना शुरू हो गए। आप देखें ना, एक ये तो मैंने कभी मुनीज़े 50 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, मैंने ये कभी नहीं सुना कि एक बेंच आप एक सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट, चाहे माइनॉरिटी जजमेंट हो चाहे मेजॉरिटी जजमेंट हो, वो पेश करें तो वो कहें आप पेश ही नहीं कर सकते ये जजमेंट, उसका हवाला दें तो वो कहें कि गुस्से हो जाए, तीसरी दफ़ा हवाला दें उस जजमेंट का तो वो कहें कि आपको प्रोसिक्यूटर साहब। आपका इशारा कौन सी केस के बारे में? मैं इस केस के बारे में, हुदैबिया के बारे में कर रहा हूँ, और जज साहब कहें, और ये रिपोर्ट हुआ अखबारों में आया है और उसकी तरदीद कोई नहीं हुई, और जज साहब कहें कि अगर आपने अब हवाला दिया इस जजमेंट का, जो जजमेंट आसिफ सईद खोस जजमेंट थी, अगर अब हवाला दिया इस जजमेंट का तो हम आप तौहीन अदालत लगा देंगे और आपको नोटिस देंगे तौहीन अदालत। तो सेनेटर साहब, क्या जो हमारी अदलिया है वो सियासी हो गई है? नहीं, मुझे तो लगता है जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने तो तरदीद की है और इसकी बड़ी शोर से तरदीद की है, पर अगर आप ये इस किस्म का देखें कि एक जज, सीनियर जज है, वो गलत होगा उनका फैसला, पर मैं बतौर वकील उसका हवाला तो सुप्रीम, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो ये नहीं कि हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज का भी केस के हवाला दे तौहीन अदालत नहीं लग सकती। तो इससे मुझे तो महसूस हुआ, जिसकी मैं फिर कह दूँ साकिब निसार साहब ने इसकी बड़ी जोर शोर से तरदीद किया। मुझे महसूस हुआ कि अदालत में एक शिज़्म आ गई है, और ये बड़ी है, और ये शिज़्म पिछली दफ़ा भी नवाज शरीफ के केसेस में आई थी, जब 1998 में नवाज शरीफ ने बगावत करा दी थी सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस के खिलाफ, और क्वेटा में भेज के क्वेटा बेंच से 2 जजेस के बेंच से एक रिस्ट्रेंट ऑर्डर ले लिया था, हुक्म इम्तनाई ले लिया था अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ। हमें याद है। तो जो शिज़्म की आप बात कर रहे हैं, किस किस्म की शिज़्म आ गई है? ये
अब इस पे मैं क्या कहूँ, जरा कहना नहीं नहीं, चूंकि आपने ये एक बयान हाँ, दिया मैंने है, दिया, मैंने दिया, लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस मैंने किस्म कहा की कि शिज़्म आ गई है। बस आप समझ लें, जिस तरह की तारीख में पहले सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी एतबार से जिस कदर मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान पे नरमी बरती है, वो तारीख का हिस्सा है। मगर इस बार शायद पूरी सुप्रीम कोर्ट नरमी में ना हो, शायद तो शायद इस वजह से शिज़्म आ रही हो, शायद इस वजह से शिज़्म आ रही तो हो। दूसरी तरफ जो दूसरी साइड है वो किसकी तरफ नरम है? वो तो कहते हैं कि जी वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं ना, नून लीग वाले तो ये कहते हैं, तो इल्जाम लगा वाले तो खैर इस कदर देखें, पर्सनल फ्रिक्शंस हो सकते हैं, होते हैं। आप सियासतदानों को भी जानते हैं, आप जजेस को भी जानते हैं, आप वकला को भी जानते हैं, शिज़्म है तो कहाँ है? अगर एक साइड नवाज शरीफ के हवाले से अगर नरम, फिर दूसरी साइड उनके मुखालिफ है या किसी और के लिए नरम है? नहीं, ये शिज़्म जो है ये नवाज शरीफ से मुतल्लिक नहीं है, नरम या ज़्यादा सख्ती करने वाली इस पे नहीं है। ये कुछ पर्सनैलिटी क्लैशेस लगते हैं मुझे। अच्छा, मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ इस तरह की क्या सराइयाँ भी होती रही हैं, बातचीत भी होती रही है, बहरहाल उसको हम टीवी पे तो नहीं ला सकते। इधर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये स्पेशल एपिसोड। इस वक्त हमारे साथ हैं सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एतजाज़ एहसन। हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो अगला इलेक्शन होगा उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में आपने बताया कि वो नेशनल असेंबली में आएंगे। बहुत अहम कि ताहिरुल कादरी साहब के पास गए जरदारी साहब, बल्कि चल के उनके पास गए, ताहिरुल कादरी साहब जरदारी साहब के पास नहीं आए। आपकी जो पार्टी है एक सोशलिस्ट एजेंडा रखती है, ताहिरुल कादरी साहब का तो एजेंडा सबके सामने है। क्या वजह है कि आप जैसे लीडरान नहीं गए उनके पास? कमर जमान कायरा साहब गए, बिलावल साहब भी वहाँ पे नहीं थे। देखो, ताहिरुल कादरी के साथ और उनकी जमात के साथ मेरी भी है। उस वक्त हर कोई, बहुत सारे लोग, हर कोई रश किए और एक हमदर्दी के तौर पे 14 आदमियों की शहादत के सिलसिले में मैं साहब कत्ता कलामी माफ, मैं आपकी बात, अगर हमारी भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी भी एक छोटी सी बुलबुल है और उसने मुझे बताया कि जो बिलावल साहब हैं वो नाराज़ होकर दुबई चले गए थे, नहीं चाहते थे कि किसी किस्म की भी कोई एसोसिएशन हो ताहिरुल कादरी साहब के साथ, इस किस्म की जिस किस्म की जरदारी साहब चाहते हैं। नहीं, जरदारी साहब भी और बिलावल भी, दोनों ने अभी में से किसी एक ने भी ये फैसला नहीं कर लिया कि हम ताहिरुल कादरी के साथ एक पॉलिटिकल अलायंस में जाएंगे, एक सियासी इत्तेहाद में जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी का कोई फ़ैसला नहीं, ना ये आसिफ जरदारी साहब का फैसला, चेयरमैन बिलावल का फैसला है। मगर सर अगले इलेक्शन में जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, क्या इसके ऊपर आप गौर फिक्र कर रहे हैं? क्या आप सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करेंगे या इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कर रहे हैं? अच्छा ये तो लेट मी गो टू द रिडिकुलस, आई मीन बिकॉज पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स के साथ उतरेगी, कोई, ये तो एक क्लियर चीज़ है। लेकिन अगर कोई अलायंस बन सकती हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोग्रेसिव फोर्सेस के साथ ही बन सकती है। और प्रोग्रेसिव फोर्सेस कौन है इस मुल्क में? अब प्रोग्रेसिव फोर्सेस पंजाब में, बिलखुसूस पंजाब में प्रोग्रेसिव फोर्सेस वर्कर्स पार्टी जिस तरह है, पीटीआई का मुझे जो मुश्किल लगता है, वैसे पीटीआई प्रोग्रेसिव फोर्सेस में मैं उसको नहीं गिनता हूँ, बट रिलेटिवली एक्सेप्टेबल इसलिए है कि उसमें मुलायत नहीं है।
उसमें इतनी तो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट का, यू आर ओपन टू सीट एडजस्टमेंट्स विद पीटीआई इन द 2018 इलेक्शन, आई मीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? आई डिडंट से सो। ओके, ये ना मैंने कहा है, ना मैं कह रहा हूँ, ना इस वक्त। पर मैं ये आपके सवाल चूंकि इस किस्म का था, उसके हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई में एक इमरान खान साहब ने बड़ा पर्सनलाइज्ड जो किए हैं, उससे मुझे इसमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि पीटीआई के साथ हम पीपल्स पार्टी मिलके कोई इत्तेहाद बना सके। खान ज़रा मेरा ख्याल है वैसे भी अकेले ही खेलना चाहते हैं, तो बेशक खेलें, वो जमहूरी हक है उनका। पर कि उन्होंने जो लहजा इस्तेमाल किया है, उससे मैं समझता हूँ कि एक पर्सनल हर्ट की बुनियाद पे भी शायद मुश्किल है पीपीआई का एक अलायंस में जाना। पर प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो हैं, लिबरल और प्रोग्रेसिव फोर्सेस, उनके साथ हमें इत्तेहाद करने में, अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपने आप को प्रोग्रेसिव फोर्स कहती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो नवाज लीग जो है, ये तो 30 साल में हर साजिश में शरीक रही है जमहूरियत के ख़िलाफ़, चाहे वो मोहम्मद खान जुनेजो के ख़िलाफ़ हो, चाहे मुस्तफ़ा जतोई के ख़िलाफ़ हो, चाहे बीबी शहीद के ख़िलाफ़ हो। मगर सेनेटर साहब, बीबी शहीद जब अपोजिशन लीडर के खिलाफ साजिश की, इसमें कोई शक नहीं कि मेहरान बैंक स्कैंडल सबके सामने है, मगर सेनेटर साहब अब एक तासुर बन रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो तासुर आम हो रहा है। जरदारी साहब ने भी एक जलसे के अंदर खड़े होकर कह दिया कि हम कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने, मगर क्या पता होएं कि ना होएं। एक तासुर बन रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब एक नरम दिल रखती है और चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई ना कोई रप्रोशमा हो। तो क्या आप क्या समझते हैं कि 2018 के लिए राह हमवार करने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ा, या ये तासुर ही गलत है? ये तासुर गलत है, और अगर इसमें कोई हकीकत है जिसका मुझे इल्म नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है। पीपल्स पार्टी को तो इस्टेब्लिशमेंट कभी एक्सेप्ट करती ही नहीं। हमारी सोच को हम मुल्क में एक जो हमारी ओरिजिनल सोच है वो हम में से निकली नहीं है, कोई समझे कि निकल गई है, जिसमें हम एक ऐसी मईशत बनाना चाहते हैं जिसमें इंसाफ और बराबरी हो, जो गरीब के लिए एक केयरिंग, उसके ऊपर आपने काफ़ी बात भी की है। आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बहुत करीब रहे, आपने उनके केसेस भी किए, आप उनकी सियासत को जानते थे। आज बेनज़ीर भुट्टो की सियासत की अक्कासी क्या बेहतर करते हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतर करते हैं? दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना आप ये कौम समझ रही है। ना चौधरी साहब, नहीं, कुछ तो फ़र्क लाजमी होता है। दो अफराद हों और एक नौजवान हो, एक, आप कहाँ फ़र्क देख रहे हैं? मैं फ़र्क सिर्फ इसमें देखता हूँ कि आसिफ अली जरदारी हैज़ एन एक्सपीरियंस विच इज़ यूनिक। सो उनकी ओपिनियन और राय को आप यूं ही खिड़की से कहते बाहर नहीं, 5 साल सदर रहे हैं और इस तरह उनको सदारत करनी पड़ी है कि कोयलों पे चलना पड़ता रहा है। जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जनरल पाशा और नवाज शरीफ मेमो गेट काला कोट पहन के और पहुंच गए थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी, इज ही कमिंग विद अ फ्रेश माइंड, मे बी विद ही कम्स अप विद फ्रेश आइडियाज। हमारा उसके साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सोच के करीब कौन है इस वक्त?
करीब तर कौन है, मे बी बिलावल, चेयरमैन बिलावल, बिकॉज ही इज़ यंग, ही इज़ more original, more untouched by politics and political maneuvers, and so he probably is more, but ठीक। जरदारी साहब साथ ही सियासत की हुई है। आखिरी सवाल आपसे, फाटा रिफॉर्म बिल भी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर फंसा हुआ है। आपको लगता है कि इस असेंबली के ज़रिए एक जो रिफॉर्म बिल का एक हिस्सा है कि और पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन फाटा तक एक्सटेंड हो जाए, वो पास हो जाएगा? आपको ये होते हुए लग रहा है? गवर्नमेंट बहुत रेजिस्ट कर रही है। क्या वजह है इसकी? वजह मेरा ख्याल है कुछ तो असर है मौलाना फजलुर रहमान का और महमूद खान अचकज़ई का जी, और उनकी राय में ये फाटा का नहीं हो सकता खैबर पख्तूनख्वा के साथ जी, और वो समझते हैं ये स्पेशल स्टेटस है इसका जिस किया जा सकता, और कोई इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस होंगी अगर डिस्टर्ब किया। अचकज़ई ने तो यहाँ तक कह दिया कि फाटा पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, विच आई थिंक इज़ एन एक्सट्रीम पोजीशन, वेरी एक्सट्रीम पोजीशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका स्टेटस है, तो नहीं पास हो असेंबली के जरिए। गवर्नमेंट सीरियस इसके पैसेज के लिए नहीं है, और गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है। गवर्नमेंट चाहे तो कल पास हो जाए, आज पास हो गया होता। ठीक, गवर्नमेंट जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी पास नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब अपना कहने का। तो एतजाज़ अहसन साहब का एक यूनिक पर्सपेक्टिव है, इस मुल्क के मकबूल तरीन वकील भी हैं और एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आज पाकिस्तान की सियासत में तो हमने ज़रूरी समझा कि उनसे बात करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।